खैर मकदम है आप सभी का ITV उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। क्या इस मुल्क में लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं? चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि देश में एक साथ लोकसभा और सभी विधानसभा के 7 चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग अगले साल तक कैपेबल हो जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर OP रावत ने इसके लिए अगले साल सितंबर की डेडलाइन भी बता दी है। दरअसल पीएम मोदी इस फेवर में है और एक साथ चुनाव कराने की अपनी मंशा कई बार जाहिर भी कर चुके हैं। यही नहीं, मोदी सरकार ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन की राय लेकर सभी चुनाव साथ कराने के लिए जरूरी इंतजामों के फंड्स भी आयोग को वक्त रहते मुहैया करा दिए ताकि ऐसा करने में कोई अड़चन ना आए। लेकिन इस बारे में सारी पार्टियों की राय अलग अलग है। कांग्रेस इसके लिए तैयार है, जबकि लेफ्ट पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराए जाने के किसी भी कदम का विरोध किया है। CPI और CPM का कहना है कि सरकार को इस तरह एक तरफा फैसला लेने का हक नहीं है। तो आज बड़ा सवाल यह कि भारत जैसे बड़े मुल्क में जहां विधानसभा चुनावों में लोकल मुद्दे और लोकसभा चुनाव में नेशनल इश्यूज पर चुनाव लड़े और जीते जाते हों, क्या यह मुमकिन है? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। आइन की दफा 324 से 329 तक इंतखाबात की तशरीह की गई है और दफा 324 के तहत ही इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी मिली है। पार्लियामेंट और असेंबली के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने वादे किया है कि इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की तैयारी चल रही है और आइंदा साल तक इलेक्शन कमीशन इस ताल्लुक से अहल हो जाएगा कि पार्लियामेंट और तमाम असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ करा सके। मध्य प्रदेश में एक प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे इलेक्शन कमिश्नर OP रावत ने तो एक डेडलाइन भी तय कर दी। उन्होंने कहा कि सितंबर 2018 के बाद पार्लियामेंट और असेंबलियों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने साफ किया कि वसाइल की कमी के सबब सितंबर 2018 के पहले ये मुमकिन नहीं हो सकता। रावत ने कहा कि सभी इंतखाबात एक साथ कराने के लिए 40 लाख मशीनों की जरूरत पड़ेगी, जिसकी फराहमी होने पर कमीशन एक साथ इंतखाबात करा सकेगा। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर ने वादे कर दिया कि ये काम आईनी तरमीम के जरिए ही मुमकिन है। इस पर इलेक्शन कमीशन अलग से कोई फैसला नहीं ले सकता। हम लोग सितंबर 18 के बाद सक्षम होंगे कि हम साइमल्टेनियस इलेक्शन डिलीवर कर सकें, लेकिन जो अमेंडमेंट्स और दूसरी चीज़ों की बात है वो हमारे से संबंध नहीं है, वो सरकार से संबंधित। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट और असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ कराने को तो तैयार है, लेकिन इसमें क्या बड़ी रुकावटें हैं, इसका इलेक्शन कमीशन को एहसास भी है। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने मई के पहले हफ्ते में वजारत कानून को लिखा था कि अगर सियासी पार्टियों में इत्तफाक हो जाता है तो पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट और असेंबलियों के चुनाव एक साथ कराने की बात वजारत कानून के उस खत के जवाब में कही, जिसमें वजारत कानून ने पार्लिमानी कमेटी की 79वीं रिपोर्ट के बारे में इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल जानना चाहा था। वैसे मुल्क में पार्लियामेंट और असेंबली के इंतखाबात एक साथ कराए जाने का ख्याल कोई नया नहीं है। बीजेपी ने 2014 में पार्लियामेंट और असेंबलियों के चुनाव एक साथ कराने के मंसूबे पर काम करने की बात अपने मंशूर में कही थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी इंतखाबात में बेदरेग अखराजात को रोकने के लिए एक साथ इंतखाबात कराने के हक में बयान दे चुके हैं। सामान्य नागरिक से लेकर के राष्ट्रपति जी तक सभी ने लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ साथ कराए जाने के बारे में कभी न कभी कहा है। अब समय आ गया है कि इस पर बहस हो, सार्थक बहस हो और रास्ता खोजा जाए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये काम इतना आसान भी नहीं है, जैसा कई हलकों में तस्करा चल रहा है। पार्लियामेंट और असेंबलियों के चुनाव एक साथ कराने में दीगर रुकावटों के साथ साथ 2 बड़ी रुकावटें तो आया हैं। पहली रुकावट सियासी इत्तफाक राय और दूसरी रुकावट आईनी तरमीम, और इन दोनों रुकावटों को दूर करने के लिए हुकूमत को काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कांग्रेस ने तो इस ताल्लुक से मुस्बत इशारा भी दिया है, लेकिन लेफ्ट की जानिब से इसकी शदीद मुखालफत की गई है। ऐसे में सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ कराना मुमकिन है? ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
तो एक साथ सारे चुनाव कराना क्या मुमकिन है? यह है हमारा आज का सवाल और देश इस सवाल का जवाब जानना भी चाहता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन अमित मालवीय साहब मौजूद हैं। अमित मालवीय बीजेपी की आईटी सेल को भी हेड करते हैं, वो हमारे साथ इस बहस का खास हिस्सा हैं। कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन मीम अफजल साहब हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी साहब सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। निखिल मंडल साहब पटना से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, जेडीयू के स्पोक्सपर्सन हैं। अमीर हैदर जैदी साहब लेफ्ट पार्टियों का पक्ष रखने के लिए सीनियर सीपीआई लीडर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और चांद गोयल साहब जो कि चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन में, वो मुंबई से हमारे साथ लाइव इस बहस का हिस्सा हैं। अमित मालवीय साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, आखिर इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है और क्या अब यह बात बिल्कुल तय माना जाए कि सरकार पूरी तरह से मूड बना चुकी है कि इस देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाए? समीर, इस बात पे प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति और तमाम जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने इस बात को रखा है। और ये कोई पहली बार हमारे देश में ये चर्चा नहीं हो रही है। 1951 से लेके 1967 के बीच में 3 साइकिल चुनाव के ऐसे आए जब सारे लोकसभा और असेंबलीज के चुनाव एक साथ हुए। तो इसी देश में आजादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब 3 बार ऐसा हुआ कि लोकसभा और सारी असेंबलीज के चुनाव एक साथ हुए। तो यहाँ पे एक प्रेसिडेंस भी है। और आज के परिवेश को देखते हुए, जहां पे हर साल औसतन 5 से 6 असेंबली के चुनाव होते हैं, उन पे होने वाला जो खर्चा अलग, अगर मैं कुछ आंकड़े दूं तो एक लोकसभा चुनाव को कराने में करीब 4000 करोड़ का खर्चा होता है। और उसी तरह किसी भी असेंबली चुनाव को कराने में 200 से 300 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। ऐसा कहा गया है कि यदि लोकसभा और असेंबली के चुनाव एक साथ हों तो कुल 4500 करोड़ में ये पूरे देश का चुनाव एक साथ कराया जा सकता है। और कई जो लोग इसकी मजम्मत करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई इसको कराने से देश का जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल या फाउंडेशन है वो कमजोर होता है। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश में आज भी आंध्र प्रदेश, जो अब तेलंगाना और आंध्रा में बट गया है, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल, ये कुछ प्रदेश हैं जिनके चुनाव लोकसभा के साथ होते हैं। और हमने देखा है कि इन्हीं प्रदेशों में लोगों ने लोकसभा में अलग मैंडेट दिया है और विधानसभा में अलग मैंडेट दिया है। इसके साथ ही अगर आप देखिए जो चुनाव लोकसभा के इर्द गिर्द होते हैं, उसके भी अलग मैंडेट होता है। इसी पर राय ले लेते हैं। मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीम अफजल साहब, जो बात अमित मालवीय कह रहे हैं उसमें लॉजिक्स नजर आते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार है? क्योंकि सुरजेवाला साहब का स्टेटमेंट मैंने देखा, हालांकि थोड़ा पॉलिटिकल बयान है, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ लोगों में इतनी नाराजगी है, हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं और अगर एक साथ कराए जाते हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। तो क्या पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी तैयार है क्या इसके लिए? देखिए, मैं समझता हूं कि मोदी सरकार जब से आई है, उनको नए नए शोशे छोड़ने का बहुत शौक है। और इसको भी मैं एक शोशे से ज्यादा नहीं समझता। कहां संजीदगी है? पिछले 3 साल में कोई बैठक बुलाई गई? सुरजेवाला साहब ने जो कहा वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आप कराइए चुनाव, हम तैयार हैं। हाँ। लेकिन क्या पूरा देश तैयार होगा? क्या तमाम स्टेट्स तैयार होंगी? क्या तमाम पार्टियां तैयार होंगी? ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई एक पार्टी चाहे कि उसको अगर कहीं कुछ लगता हो कि वो हमको सूट कर रहा है तो उसको लागू कर दे। ये सब बातें जो अभी बताई गई कि बहुत सारे अखराजात जो हैं वो कम होंगे, ये बात बड़ी सही है और इसमें कोई दो शक नहीं है। जाहिर है कि हम एक बड़ी पार्टी को चलाते हैं, बीजेपी भी चलाती है और बाकी लोग भी पार्टियां चलाते हैं। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तीसरी स्टेट, चौथी स्टेट, पूरा साल कभी कभी इलेक्शन के अंदर ही गुजर जाता है, तो ये दिक्कतें तो आती हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ब्रॉड कंसेंसस बनाने की जरूरत होगी। सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि दोनों एक जगह, दोनों चुनाव जो एक साथ हों। दोनों चुनाव एक साथ करने के लिए आपको जिस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, कहना चाहिए कि जिस चीज़ को आपको अपनाना चाहिए वो है
कंसेंसस बनाने की कोशिश। नहीं, मीम अफजल साहब, एक बात जो आप सीरियसनेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आज मैं डिबेट ये इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर साहब का बयान हमारे सामने है और वो ये साफ कह रहे हैं कि बाकायदा सरकार ने आयोग से ये मांगा कि भाई किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, तो उसमें कहा गया कि वीवीपैट मशीनों के लिए हमें 3400 करोड़ की जरूरत है और ईवीएम मशीनों की खरीद के लिए 12000 करोड़ की हमें जरूरत है, तो ये फंड मुहैया कराए जाएं। तो वो सरकार की तरफ से फंड मुहैया करा दिए गए, यानी तमाम इंतजाम इस बात के कर लिए गए हैं कि चुनाव आयोग को ऐसा करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सीरियसनेस तो दिखती है। देखिए, अगर सीरियसनेस होती तो क्या बीजेपी ये समझ रही है कि एक तरफा तौर को इसको लागू कर देगी? वो क्या ये पॉसिबल है? यहाँ बहुत सारे पार्टी के लीडर्स दूसरे भी बैठे हुए हैं, प्रवक्ता बैठे हुए हैं। आप जब उनसे बात करेंगे तो जाहिर है कि वो अपनी राय रखेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार को ये इख्तियार किसने दिया कि दोनों चुनाव को लेकर के जितना एक्सपेंडिचर है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि आप खर्च करिए, हम देने के लिए तैयार हैं। क्या अभी आपने उसके लिए माहौल तैयार किया? क्या लोग आवाम इसके लिए तैयार हैं? क्या स्टेट्स इसके लिए तैयार हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टीज इसके लिए तैयार हैं? क्या उस सिलसिले में कोई पेशकदमी बीजेपी ने की है कि भाई किसी से मशवरा किया हो, किसी एक पार्टी को बुला के बात की हो, या अलग अलग? देखिए, बहुत सारे चैनल्स होते हैं बातचीत। ठीक है, क्या किसी हम पार्लियामेंट के अंदर जब बैठते बात हुई है, रीजनल तो पार्लियामेंट के अंदर भी नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से भी और जेडीयू से भी। निखिल मंडल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जहां तक खबरें हैं वो ये है कि नीतीश कुमार इस ख्याल को एंडोर्स कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो मंशा है कि चुनाव साथ कराए जाएं, लोकसभा और विधानसभा, नीतीश कुमार भी इस आइडिया को एंडोर्स करते हैं। तो क्या आप पूरी तरह से साथ हैं या जेडीयू से इस मसले पर बातचीत की गई है, एक आम राय बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है क्या? देखिए, ये सबसे पहले तो ये कोई नई बात नहीं है। एक तो बीजेपी के भाई साहब ने जो बोला, तो मुझे लगता है 3 दफे नहीं 4 दफे 1952, 57, 62, 67 और 1971 में इंदिरा गांधी जी ने लोकसभा भंग किया और तब से जो सिलसिला ब्रेक हुआ तब से आज तक चला आ रहा है। और ये आडवाणी जी ने सबसे पहले, मुझे जहां तक याद है, आडवाणी जी ने डिमांड किया, फिर प्रणब दा ने भी डिमांड किया, फिर जाके हाल फिलहाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार डिमांड कर रहे हैं। आपको एचएस ब्रह्मा जो चुनाव आयुक्त थे, उसके बाद कुरैशी साहब, मतलब बहुत सारे लोग या देश भर के अन्य कोर्ट ने भी ये डिमांड किया, क्योंकि ये देश हित में एक काम है। देखिए, इंडिविजुअली अगर जेडीयू की बात अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन इसमें एक फैक्ट है कि किसी भी एक पार्टी को लेकर के ये बड़ा डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि सभी पार्टी को एक मत होना पड़ेगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने होंगे, राज्यसभा लोकसभा से पास कराना होगा और तब जाकर के आगे की बात बढ़ेगी। लेकिन इसके फायदे जो हैं उसे तो आप नकार नहीं सकते हैं, ये तो एक सच्चाई है। खर्च की कमी जो पहले भी बताया गया, आंकड़े के हिसाब से भी देखेंगे तो खर्च में भी कमी आएगी। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से देखिएगा, अलग अलग राज्य में जो विकास के कार्य बाधित होते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मध्य प्रदेश में ही 2013 में विधानसभा चुनाव हुआ, 14 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद नगर निकाय के चुनाव हुए, उसके बाद पंचायत के चुनाव हुए, तो 18 महीने तक उस स्टेट में चुनाव ही होता गया। तो 9 से 10 महीने जो है वो स्टेट कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उसके काम काज रुक गए। तो बहुत से इसमें अच्छाइयां हैं। तो मुझे लगता है कि सबको बैठ करके हल निकाल के, अगर ये दोबारा शुरू होता है, जो कि 71 से ये सिलसिला रुक गया है, तो मुझे लगता है देश हित में पैसे के खर्च भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी, और बहुत से अन्य मुद्दे को लेकर के जो अलग अलग मैनिफेस्टो बनाए जाते हैं अलग अलग स्टेट को प्रलोभन देने के हिसाब से, उसमें भी कमी आएगी। तो एक फेयर पॉलिटिक्स भी होगा और मुझे लगता है कि सभी को तैयार होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल भाटी साहब एग्री करते हैं इस लॉजिक से आप कि इस मुल्क में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई चुनाव होते ही रहते हैं, इसलिए लोक लुभावन पॉलिसीज बनाने के चक्कर में दूरगामी हित के फैसले जो हैं वो नहीं लिए जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत है, इसको अगर खत्म करना है तो इसी लॉजिक को हमें मानना होगा कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन साथ कराए जाएं। ये मानते हैं आप? देखिए, हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था एडॉप्ट की है। हाँ। और लोकतंत्र में चुनाव अवश्य संभावी हैं। चुनाव लोकल बॉडीज के भी होते हैं और नीचे कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी होते हैं, ग्राम सभाओं के भी होते हैं, विधानसभा के भी होते हैं, पार्लियामेंट के भी होते हैं। ये कह देना कि चुनावों पे खर्च ज्यादा हो रहा है इसलिए चुनाव नहीं होने चाहिए,
ये लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है। हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है, विधानसभा लोकसभा चुनाव बेशक एक साथ कराए जाए, लेकिन उसके लिए बहुत जल्दबाजी में कदम न उठाया जाए। उसके लिए बहुत चिंतन करने की जरूरत है और बहुत सुधार करने की जरूरत है। जहां तक ये शगुफा छोड़ने की बात है, जैसा कि मीम अफजल साहब कह रहे थे कि शगुफा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब केंद्र सरकार के खिलाफ जो माहौल देश में बनता जा रहा है, लगातार जनता मोदी सरकार के खिलाफ होती जा रही है। खासतौर से नोटबंदी और जीएसटी के बाद रोजाना मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है। तो उन्हें ये लगता है कि जितने लेट चुनाव होंगे लोकसभा के, उतना ही बीजेपी को नुकसान होगा, उतनी बीजेपी की कम सीटें आएंगी। तो एक किसी न किसी बहाने से चाहते हैं कि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने, गुजरात में भी इनकी हारने की संभावना बन रही है। गुजरात में बहुत ज्यादा माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन रहा है। कहीं उधर पाटीदार आंदोलन के खिलाफ है, उधर दलित आंदोलन चल रहे हैं, उधर अल्पसंख्यक समाज खिलाफ है। और मतलब आप मंशा पर सवाल उठा रहे हैं फिर तो सीधे तो ये चाहते हैं कि किसी बहाने से ये एक जो भी इस तरह के लोग निर्णय लेते हैं, हाँ। वो देशभक्ति के नाम पे लेते हैं, देश हित के नाम पे लेते हैं। हाँ। तो देश हित का शिगुफा छोड़कर ये विधानसभा के साथ लोकसभा के चुनाव करा दिए जाए और समय से पहले करा दिए जाए। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि यही गलती अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी की थी। उन्हें भी इंडिया साइनिंग दिखाई दे रहा था उस समय, उन्होंने समय से पहले चुनाव कराए थे और उसी में चुनाव में हारे थे। तो मोदी जी चाहे पहले चुनाव कराएं चाहे बाद में कराएं, चुनाव हारना तो निश्चित है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है। अमीर हैदर जैदी साहब, लेफ्ट पार्टियों के विरोध की सबसे बड़ी वजह आखिर क्या है? देखिए समीर भाई, ये संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है। हाँ। वो इसलिए कि मान लीजिए हम सब जगह एक साथ चुनाव कराते हैं और केंद्र के अंदर किसी वजह से एक दल की सरकार नहीं बनती है, मिली जुली सरकार बनती है और वो सरकार किसी वजह से गिर जाती है, तो क्या उसके साथ फिर राज्यसभाओं के दोबारा चुनाव कराए जाएंगे, राज्य के विधानसभाओं के? और या मान लीजिए उस 5 साल के दौरान ये एक बड़ी चिंता है, ये एक बड़ी चिंता है। देश के अंदर कोई सरकार गिर जाती है, 2 सरकार 3 सरकार किसी वजह से गिर जाती है बीच के अंदर, तो क्या वो 5 साल तक वहां राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा? अगर किसी प्रदेश के अंदर विपक्ष की सरकारें बनती हैं और केंद्र सरकार जैसा अब होता है, मणिपुर हुआ और गोवा हुआ, साजिश करके वहां सरकार गिराती है, उत्तराखंड का एग्जाम्पल सामने है, तो क्या वहां सरकार गिराने के बाद 5 साल तक केंद्र में जो बैठा है राष्ट्रपति शासन लगेगा? तो ये प्रजातंत्र को खत्म करने के लिए, संविधान की मूल भावनाओं पे अटैक करने के लिए एक कदम है, डेंट करने की बात है। और ये दिखाने के लिए देखो साहब, हम तो इतने प्रदेशों में हैं, हम तो सत्ता में हैं, हम तो उसे खत्म करके चुनाव में जाना चाहते हैं। तो मेन उसकी नीयत को देखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के बहुत सीनियर प्रवक्ता यहां बैठे हैं, मीम अफजल साहब, लेकिन जो शुरुआती बयान आया है, हाँ। वो मेरे ख्याल से वो बगैर सोचे समझे कांग्रेस का दिया गया बयान है। कांग्रेस ऐसा बयान नहीं दे सकती। मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा बयान कांग्रेस की तरफ से आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस है कांग्रेस पार्टी का, क्या ये? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है हमारा। हाँ। हम कहते हैं कि संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। हाँ। और हम जानते हैं कि कांग्रेस जो है वो संविधान के अनुरूप चलने वाली पार्टी है। हाँ। संविधान की आज तक उसने रक्षा की है। आज भी हमें उम्मीद है कि कांग्रेस भी संविधान की रक्षा में ही देश के सामने अपना जो चांद गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन में चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। चांद गोयल साहब, प्रिंसिपली तो ये बातें ठीक लगती हैं कि भाई खर्च भी कम होगा, रोज रोज के चुनावों से मुक्ति भी मिलेगी, लेकिन क्या आप ये बात मानेंगे कि प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स बहुत हैं जिनके बारे में सोचने की जरूरत है ये बड़ा कदम उठाने से पहले? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम इस कंट्री में डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किए हैं। अब डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि पूरे 5 साल तक हर महीने, हर साल, हर 6 महीने के बाद हम इलेक्शन करते रहें। आपको बताएं कि सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के एमएलएस के इलेक्शन नहीं होते, उसके साथ साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होते हैं। मैंने 3 साल जब तक इलेक्शन कमीशन में काम किया, हर साल काम करते हुए इतने इलेक्शंस की पूरी डिस्ट्रिक्ट मशीनरी, एक इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद दूसरा इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन, चौथा इलेक्शन। आप 4-5 साल तक, अच्छा इलेक्शन के साथ साथ आप ये मान के चलिए कि कोड ऑफ कंडक्ट आता है। कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, सारे विकास के काम जितने भी हैं वो सब बंद हो जाते हैं। अगर हम इस कंट्री में विकास के कामों को और
सब तरह के उनको बंद करके रख देंगे, सिर्फ इस वजह से कि हम एक साथ इलेक्शन। और खर्चे की बात आप मानते हैं? आपको मैं बताऊं, 50 से 80 रुपए पर वोटर एक इलेक्शन पे खर्च होता है। कितने इलेक्शन पे आप कितने करोड़, हजारों करोड़ रुपए आप खर्च करते हैं। मैंने इसको मेरे को रिटायरमेंट 2012 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। मैंने 6-8 साल पहले प्रपोजल दिया था, कम से कम लोकल बॉडीज के इलेक्शंस, एमपी एमएलए के इलेक्शंस एक साथ करा लीजिए। आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एमपी और एमएलए के इलेक्शंस कराएंगे एक साथ, हमारी लोकल बॉडीज के इलेक्शंस, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो। नहीं, लेकिन चांद गोयल साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए जो जैदी साहब भी उठा रहे थे कि अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी भी तरह के पॉलिटिकल इंबैलेंस की वजह से मान लीजिए 2 साल बाद या 3 साल बाद किसी वजह से गिर जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या देश की सारी विधानसभाएं भी भंग कर दी जाएंगी? फिर से इलेक्शंस होंगे? भाई देखिए, एक डेमोक्रेसी में अपन को ये मान के चलना चाहिए, डेमोक्रेसी में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी फेल हो जाती है तो ठीक है, 1 साल 2 साल के लिए अपनी राष्ट्र की, अपनी कंट्री की एज 1 और 2 साल के, 3 साल के लिए नहीं होती है। आप ये मान के चलिए कि हम कंट्री में हमें विकास चाहिए, हमें प्रोग्रेस चाहिए, हमें इतना फिजूल खर्च नहीं चाहिए। कितना हजारों करोड़ रुपए हम इलेक्शन के नाम पे खर्च करते हैं, आपको नहीं मालूम है। इलेक्शन कमीशन का एक खर्च होता है, जितनी वहां पे लोकल बॉडीज, एमएलए, एमपी, कलेक्टर और गवर्नमेंट कितना खर्च करती है। वो सही बात है आपकी। आप हिसाब लगाइए, हजारों करोड़ रुपए फूके जी जाते हैं। जी अमित मालवीय साहब, ये कंसेंसस बनाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं क्या? क्योंकि तमाम देखिए ऑपोजिशन पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर मौजूद हैं और आरोप यही लग रहा है कि भाई एक तरफा फैसला कैसे ले सकते हैं आप? आपने अभी तक किसी से बात तो की नहीं है। समीर जी, मैं पहले जो लेफ्ट के नेता अभी कह रहे थे उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर उस सूरत हाल में जहां पे सरकार गिर जाने की आशंका होगी। इसमें 3 सूरत हाल लोगों ने सोच के निकाली है। पहली, जहां पे अगर किसी सरकार के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, तो ऐसा एक सुझाव आया कि उस सरकार के नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ साथ उसी पार्टी का या उसी दल का या उसी अलायंस का कौन सा दूसरा नेता हो सकता है जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। तो डुअल कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा आप कहें वैसा लाना चाहिए और वो सरकार की प्रक्रिया 5 साल तक चले, ऐसा सुनिश्चित किया जाए। दूसरा सिचुएशन है, दूसरा ऑप्शन ऐसा बताया गया जहां पे अगर सरकार गिर जाती है और जो रेजिडुअल टर्म है सरकार का वो फर्ज करिए 1 साल से कम है, और उस कंडीशन में प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस सरकार को रेजिडुअल पीरियड के चला सकते हैं। अगर ऐसा सूरत हाल हो जहां रेजिडुअल पीरियड एग्जाम्पल के लिए 2.5 साल से ज्यादा हो, उस सूरत हाल में दोबारा से चुनाव कराने चाहिए और चुनाव सिर्फ उस हाउस या उस असेंबली के लिए होना चाहिए और सिर्फ रेजिडुअल पीरियड के लिए होना चाहिए। तो अगर 2.5 साल पे सरकार गिर जाती है तो सरकार अगर चुनाव हो, सपोज करिए लोकसभा गिर जाती है, लोकसभा के चुनाव हो तो 2.5 साल का ही वो टर्म रहे ताकि 5 साल बाद फ्रेश इलेक्शन हो। तो इस तरीके के तमाम सोल्यूशंस लोगों ने आगे रखे हैं और इस पे चर्चा करके कंसेंसस बनाने की जरूरत है ताकि हमारा देश एक रास्ते पे आगे बढ़ सके। दूसरी बात आपने कहा कंसेंसस को लेके, देखिए ये जो चर्चा आज हमारे समाज में हो रही है, चाहे वो टेलीविजन डिबेट्स में हो, चाहे अखबारों के माध्यम से हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो, चाहे प्रेसिडेंट बोले, प्राइम मिनिस्टर बोले या हाउस में चर्चा हो, ये सब उस प्रक्रिया का पार्ट है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो सुझाव इस बार प्रधानमंत्री जी को आया वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं आया। ये किसी रीजनल पार्टी के सांसद ने प्रधानमंत्री जी को एक बैठक में ये सुझाव दिया, उसके बाद ये चर्चा आगे बढ़ी। तो चर्चा और कंसल्टेशन का दौर तो चल ही रहा है और हमें ये देखना है कि हम सभी दल एक साथ कैसे कंसेंसस बनाएं और किस तरीके से देश की भलाई के लिए, देश को एक स्टेबल गवर्नेंस एनवायरनमेंट देने के लिए आगे बढ़े। इसका निर्णय हम लोगों को सबको करना होगा। ठीक है अमित मालवीय साहब, एक बात तो आपकी बातों से बिल्कुल साफ लग रही है विरोध कर रहा है, आप इस आइडिया को लेकर काफी गंभीर हैं और काफी तैयारी कर चुकी है इस मसले पर सरकार।
मीम अफजल साहब शायद मुझसे अग्री करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मीम अफजल साहब सीधे मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। तो क्या वाकई यह मुमकिन है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव इस देश में एक साथ हों? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बड़ी बहस जारी। साथ हो यह मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि ऐसा होना चाहिए। अगले साल तक, सितंबर तक इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा ये कराने में। मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। मीम अफजल साहब, ब्रेक से पहले अमित मालवीय साहब की बातें आपने सुनी, क्या अब भी सीरियसनेस का अभाव आपको लग रहा है, या लग रहा है कि इस बार यह होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी इसके साथ है, इस आइडिया के साथ है, यह हम मानकर चलें? देखिए हम हर उस आइडिया के साथ हैं जो कॉन्सेंसस से जी इख्तियार किया जाए और जिसके अंदर जोर जबरदस्ती ना हो। मोदी सरकार का जो काम करने का तरीका है वो एकतरफा है। अपोजिशन को वो अपोजिशन नहीं समझते हैं। अपोजिशन की हर बात को वो ये समझते हैं कि हम सिर्फ उनकी मुखालफत कर रहे हैं और मुखालफत बराए मुखालफत कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब वो अपोजिशन में थे वो हमारी मुखालफत करते थे और हम सुनते थे। आपको याद होगा कई मौकों पर ऐसा हुआ कि कोई सबूत ना होने के बावजूद प्राइमा फेसी को लेकर के बीजेपी ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी और हमसे कहा कि अपने मंत्रियों से इस्तीफा दिलवाइए, और हमारे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। आज क्या भारतीय जनता पार्टी, कितने ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिस पर अपोजिशन ने कहा है, बल्कि देश की तरफ से भी एक तरह से मांग की गई कि वो उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ उन्होंने एक बार कह दिया था, राजनाथ जी ने कह दिया था कि ये कोई कांग्रेस की सरकार थोड़ी है कि हम इस्तीफा दे देंगे। मतलब उनके यहाँ अपोजिशन को सुनने का कोई रिवाज ही नहीं है। अब आप जो इत्तला दे रहे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन को पैसा भी दिया जाएगा और या दे दिया गया है और तैयारी मुकम्मल है और इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार हो गया। अभी इलेक्शन कमीशन ऐसे कैसे तैयार हो सकता है? एक चीफ चांद गोयल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, क्या इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी नहीं है कि इतना बड़ा कोई फैसला अगर सरकार करे और उसको लागू करने के लिए उसको कहा जाए तो उससे पहले वो तमाम पार्टियों से राय ले, उनकी बुलाकर के मीटिंग करे और ये पूछे कि भाई आपका इस बारे में क्या राय है? देखिए जितने इसके पक्ष में बहुत सारी बातें इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रहा है कि हम अगले साल करा देंगे, वो कह रहे हैं हम तैयार हैं। सरकार ने हमसे पूछा था कि आपको क्या चाहिए, तो हमने बताया कि भाई ये सारी चीजें हमें चाहिए, वो फंड हमें मुहैया करा दिया गया। अब अगले साल सितंबर तक हम तैयार हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने के लिए। अब ये सरकार तय करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बयान था। देखिए इलेक्शन कमीशन ये तो नहीं कह सकता कि हम तैयार नहीं है। सरकार अगर फैसला करती है, कानून बनाती है या उसको लेकर के आती है पार्लियामेंट में, तो जाहिर है कि ये सब काम करने के बाद इलेक्शन कमीशन को तो काम करना ही है। और इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि अगर इलेक्शन की प्रक्रिया के सिलसिले में कोई फैसला सरकार या पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं तो उसको लागू करना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन बगैर सोचे समझे हर चीज की जिम्मेदारी ले सकता है? अगर उन्होंने कह दिया है कि इतना पैसा भी चाहिए, सब कुछ है, और सरकार ने पैसा दे भी दिया, तो क्या आप समझते हैं कि इंप्लीमेंट हो जाएगा ये? क्या इसको इंप्लीमेंट करना इतना आसान है? क्या आप सब लोगों से बातचीत नहीं करेंगे? बातचीत करेंगे। देखिए बहुत सारी प्रोज एंड कॉन्स दोनों तरह के हैं। जहां एक इसके लिए अभी हमारे अमीर हैदर साहब ने कुछ बातें कही और उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलती है। बिलाशुबा उन्होंने बिल्कुल सही बात की। सुरजेवाला साहब के बयान से उनको कुछ गलत फहमी हो रही है, लेकिन सुरजेवाला साहब ने भी ये बयान बहुत सोच समझ के दिया है कि सरकार फौरन शुरू कर देती है। साहब कांग्रेस तो हमारी हर बात को अपोज करती है, चलिए जी आप कर लीजिए, लेकिन क्या आप बगैर रीजनल पार्टीज को अपने कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आप ऐसा कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस है। इसके बावजूद के दो उनके इसी तरह के फैसले बुरी तरह से उससे देश मुतासिर हुआ है, पूरे देश की इकोनॉमी तबाह हो गई है और उसके बावजूद वो समझते हैं आप कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस है। चांद गोयल साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं मीम अफजल साहब आपकी बात पर। चांद गोयल साहब बताएं किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं और क्या इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो पॉलिटिकल कंसेंसस है क्या इस मसले पर? कमीशन ऑफ इंडिया
जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ एनी स्टेट, उनको जो कायदा दिया जाता है उस कायदे के अंदर में वो काम करते हैं। उस कायदे से उस कायदे के बाहर जाके पॉलिटिकल पार्टी से उनको पॉलिटिक्स नहीं करनी है। अगर गवर्नमेंट आज डिसाइड करती है, पार्लियामेंट में अगर ये डिसाइड होता है या स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि ये इलेक्शन इस तरह के एक साथ होंगे, तो इलेक्शन कमीशन की ये जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि उस कायदे के अंदर में उनको इलेक्शन करना होगा। ये इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी यही बात कह रहा हूं, बैठ के फिर उस कायदे कानून के बारे में बात करें। ये जो आप बोल रहे हैं, जो हमारे एक प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमारा काम, इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं होता है। कायदे में अगर तरतूब हो जाती है, कायदे में प्रोविजन हो जाता है कि जी 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 ठीक है। निखिल मंडल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू से। निखिल मंडल साहब, एक बात इसमें यह भी आ रही है, ठीक है चांद साहब, निखिल मंडल साहब, एक बात इसमें यह भी आ रही है कि अगर ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होंगे तो चुनावों में जो नेशनल इश्यूज हैं वो हावी हो जाएंगे और जो सूबे के या लोकल स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो दरकिनार हो जाएंगे, उन्हें पीछे छोड़ दिया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो रीजनल पार्टीज हैं उनके अस्तित्व पर एक संकट खड़ा हो जाएगा। क्या ऐसी कोई संभावना, आशंका है क्या? नहीं समीर भाई, मुझे जहां तक लगता है जो आज के वोटर्स का ट्रेंड देखा जा रहा है तो उससे तो ये स्पष्ट दिखता है कि दोनों चुनाव अगर साथ भी अगर हुए भी जहां है तो स्पष्ट दिखता है कि लोग लोकल जो इश्यूज हैं उसको लेकर अलग वोट किए हैं और जो देश से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको लेकर के अलग वोट किए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब के वोटर्स वैसे हैं कि इन इश्यूज को नहीं समझ पाए, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, तमाम लगभग पार्टी के लोग हैं यहाँ पे। पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक पहले हो चुकी है इसी मुद्दे पे और सभी पार्टी ने वहां एक साथ बोला था कि हम तैयार हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि उस समय 19 की बात नहीं थी, 24 की बात हो रही थी, लेकिन अभी जो ये डिबेट हम लोग कर रहे हैं वो प्रिपेयर्डनेस ऑफ इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है कि सितंबर 2018 तक इलेक्शन कमीशन तैयार है, जिसमें जो भी तैयारी हो, चाहे वो 14 लाख नए ईवीएम मशीन की बात हो, ओवरऑल 40 लाख ईवीएम मशीन और वीवीपैट की बात हो, या सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की बात हो, या मोबाइल सिक्योरिटी, जितने तरह की तैयारी की बात हो। तो अभी तो फिलहाल ये है कि इलेक्शन कमीशन तैयार है। उसके बाद एक बैठक होगी और बैठक में तमाम पार्टी वहां होंगे और उनके कंसर्न से ही इलेक्शन होगा। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पार्टी कोई डिसाइड कर दे या एनडीए डिसाइड कर दे और अदर ऑल पार्टी विल फॉलो अस, ये नहीं है। ये तो निश्चित रूप से इसमें जो फ्लॉज हैं उसको लेके भी बातें होंगी, सारे चीजों को दूर की जाएगी, कमियां दूर की जाएगी, लेकिन एक कहिए कि यूनिटी के साथ एक नेशनल इंटरेस्ट में जरूर सोचना चाहिए कि इससे खर्च में बहुत कमी आएगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल जो मैं पढ़ रहा था उसके हिसाब से मैं बता दूं, पिछले 2014 के लोकसभा इलेक्शन में जो टोटल खर्च था वो था 3,426 करोड़ और जो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दिया है कि ओवरऑल अगर इलेक्शन किया जाए स्टेट और सेंट्रल का तो वो 4,500 करोड़ में पूरे देश का चुनाव हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि कितना बचत है इस पैसे का। इसमें कहीं ना कहीं किसी और विकास के कार्य में लगाया जा सकता है। तो मुझे लगता है नेशनल इंटरेस्ट में आगे आना चाहिए और फ्लॉज को सबको मिलकर बैठ के अलग कर लेंगे। ऐसा नहीं कि कोई फोर्सफुली किसी को। अमित मालवीय साहब, एक क्लैरिफिकेशन आपसे चाहूंगा, क्या आप ये बता सकते हैं कि सरकार ने मन बना लिया, जैसे कि जिक्र कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी में भी जिक्र हुआ इस बात का, तो 2024 की बात हो रही थी, लेकिन अब ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयान आया और जो सरकार का पूरा रुख नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2019 में ही ऐसा करने की तैयारी है। क्या वाकई ऐसा है? क्या देश को क्या बताना चाहेंगे आप बीजेपी की तरफ से? देखिए, अभी जैसा जेडीयू के प्रवक्ता ने बताया और उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया वो यथार्थ स्थिति है। इस वक्त चर्चा सिर्फ इस बात पे है कि ये इलेक्शंस कैसे एक साथ कराए जा सके। और आपको भी ध्यान होगा, कुछ दिनों पहले ये भी चर्चा हुई थी कि जो अगला लोकसभा का चुनाव हो उसमें हर जो ईवीएम हो वो वीवीपैट कंपैटिबल हो, ताकि उसमें से वो स्लिप निकले और हर आदमी स्लिप देख सके। जो सरकार ने पैसा मुहैया क्योंकि उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए गए थे। मशीन्स के लिए करवाया गया है।
जी हाँ। दूसरी बात जिसकी अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है कि हम कैसे अलग अलग असेंबलीज को और लोकसभा को को टर्मिनस करें, क्योंकि अभी किसी का टर्म ज्यादा है, किसी का टर्म कम है, कोई 2 साल बचा है, किसी में 13 महीने बचे, तो इस तरह के ऊपर नीचे हैं। अब उसको अलाइन करने के लिए या तो आप एक फेज में कर सकते हैं या मल्टीपल फेजेस में करें, इस बात पे कंसेंसस और चर्चा की जरूरत है। और शायद कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बिल भी पारित करने की जरूरत पड़ेगी, इसकी चर्चा असेंबली में और लोकसभा में और राज्यसभा हर जगह की जाएगी। लेकिन जब तक हमारे पास एक फ्रेमवर्क नहीं होगा और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि एक इंटेंशन नहीं होगा, मंशा नहीं होगी, तो हम इसकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर 2 फेज में इलेक्शन हुआ तो आप मान लीजिए कि 2019 के बाद पहला फेज 2 साल बाद हो और फिर 2024 के साथ सब एक साथ को टर्मिनस कर दिया जाए, तो ये तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को देखना पड़ेगा। कई दलों से बात होगी, पर्टिकुलरली उन दलों से जिनकी सरकारें विभिन्न प्रदेशों में हैं, और उसके बाद इसका एक रोड मैप तैयार किया जाएगा जिसपे देश की सारी पार्टियां चलेंगी, ऐसा हमें उम्मीद है। और मैं मानता हूं कि इस देश की हर वो पार्टी जो इस देश का हित चाहती है वो इसका समर्थन करेगी। और क्योंकि इस देश में पहले 1951 से 1971 तक ये प्रक्रिया हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें कोई लेकिन अमित एक सवाल ये खड़ा किया जा रहा है ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से, लेफ्ट हो गया या अन्य कि भाई ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का एक पॉलिटिकल फैसला है, क्योंकि आपको लगता है कि नेशनल इश्यूज पर अगर चुनाव होगा तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, और जितनी इसमें देरी होगी वो आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि सरकार का भरोसा कम हुआ है कुछ, ये विपक्ष का दावा है। इसमें कितना दम नजर आता है आपको? देखिए, दो चीजें हैं। 1999 में भी लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी इस पे, उस वक्त भी अडवाणी जी ने इसकी बात कही थी और इस प्रस्ताव को आगे रखा था। दूसरा ये मानना कि जब साइमल्टेनियस चुनाव होंगे तो नेशनल मुद्दे ही डोमिनेट करेंगे, ये भारत की आवाम की समझ पे सवालिया निशान खड़े करना जैसी बात है। मुझे नहीं लगता कि आज के परिवेश में हमारी देश की जनता को पार्लियामेंट्री इलेक्शन और असेंबली इलेक्शंस के बीच में फर्क नहीं पता है। तो हम अपनी देश की जनता पे विश्वास रखें और उनके निर्णयों पे सवाल ना उठाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश हित में और सरकार हित में जनता सही फैसला करेगी। एज पॉलिटिकल पार्टी राजकुमार भाटी साहब इत्तेफाक रखते हैं आप इससे, और देश को हमारे आगे देश का वोटर जो है वो है। बहुत समझदार हो चुका है, तो उसको पता है कि विधानसभा के चुनाव में कौन से मुद्दों को अहमियत देनी है और नेशनल जो चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव जो हो रहे हैं, उसमें किन मुद्दों पर हमें वोट देना है। नहीं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। वो वोटर बेशक समझदार हो, वोटर कितना ही समझदार और प्रगतिशील हो, पार्टी के कार्यकर्ता तो वही होंगे जो वही तो विधानसभा की वोट मांगेंगे, वही लोकसभा की वोट मांगेंगे। मुद्दे तो पार्टी उठाती है, तो पार्टी कौन से मुद्दे उठाएगी? पार्टी दोनों मुद्दे तो उठाएगी नहीं, पार्टी एक मुद्दा उठाएगी। तो निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय पार्टियां वो राष्ट्रीय मुद्दे उठाएंगी और जो स्थानीय पार्टियां वो स्थानीय मुद्दे उठाएंगी, तो वोटर के कंफ्यूज होने की स्थिति होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो निखिल मंडल जी और मालवीय जी दोनों का जोर एक बात पर है कि खर्चा बहुत होता है चुनाव में। मेरा निवेदन ये है कि लोकतंत्र में ये नहीं देखना चाहिए कि चुनाव पे खर्चा कितना हो रहा, चुनाव में रुपए की बचत कितनी होगी। ये देखना चाहिए कि लोकतंत्र किससे बचेगा। पैसे अगर ज्यादा भी खर्च हो जाए लेकिन लोकतंत्र को खतरा नहीं होना चाहिए। साथ साथ चुनाव होने से आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है जो चुनाव में अब पैसे बचेंगे वो फिर जनता के ही काम आएंगे ना। नहीं, बेशक काम आएंगे, लेकिन अगर लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा तो उस पैसे बचाने का क्या फायदा। लोकतंत्र के लिए हम जी रहे हैं, लोकतंत्र सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये आपको कैसे लग रहा है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है कि ज्यादा चुनाव नहीं होने चाहिए, कल को भारतीय जनता पार्टी कहेगी, पहले से ही कहती रही है कि ज्यादा पार्टियां नहीं होनी चाहिए, पार्टियां भी 2 ही होनी चाहिए। फिर परसों कहेगी कि ज्यादा लोगों को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, कुछ ही लोगों को बस वोट का अधिकार होना चाहिए। और इनका जो मात्र संगठन है आरएसएस, उसने तो अपनी किताबों में लिख रखा है कि इस देश में मुसलमानों को और ईसाइयों को वोट देने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र को सीमित करने की साजिश भी है और मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और ये कहना बार बार के खर्चा होगा, खर्चा देश की उन्नति के लिए, देश के लोकतंत्र के मजबूत करने के लिए अगर खर्चा होता तो वो कोई। अमीर हैदर जैदी साहब, ये कंफ्यूजन तो दूर हो गया ना, क्योंकि वृंदा करात का ये बयान था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक आदमी, नरेंद्र मोदी की तरफ उनका इशारा था, पीएम की तरफ,
वो कहीं थी एक व्यक्ति कैसे फैसला ले सकता है, एक शख्स कैसे फैसला ले सकता है। तो ये कंफ्यूजन तो आपको दूर हुआ या नहीं हुआ अभी तक की डिबेट में कि जो भी फैसला होगा वो सबकी राय लेकर होगा, पॉलिटिकल कंसेंसस बनाकर ही होगा? नहीं समीर भाई, ये खुराफाती विचार ये देते रहते हैं। और अभी भाटी जी ने कहा है, हाँ। ये तो चाहते हैं 2 दलीय व्यवस्था हिंदुस्तान में हो, हाँ। और ये भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट हो। हाँ। आहिस्ता आहिस्ता रास्ता चल रहे हैं। हाँ। मैं पूछना चाहता हूं, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? हाँ। और संविधान हमारा इसकी इजाजत नहीं देता। संविधान भीड़ नहीं बनाता है। संविधान को हमारी निर्वाचन सभा ने बनाया है, उसमें कुछ सोच समझ के बनाया है, कुछ प्रावधान दिए हैं। वो ऐसी हवा में नहीं उछाले जा सकते। हर चीज को देश हित से जोड़ देना है। नोटबंदी भी देश हित था, जीएसटी भी देश हित था, हर चीज देश हित है। जो जब फासिज्म आएगा तो वो देश हित का लबादा ओढ़ के आएगा। आदिकाल से आ जाइए आप, कंस था, देश हित था, अपने आप को बाद में भगवान कहने लगा। फिरौन था, देश हित की बात करी थी, अपने आप को रब्बुल आला कहने लगा। आप फिर आ जाइए, तेजो था, मसूलिन था, हिटलर था, इन्होंने सब देश हित की बात की, बाद में डिक्टेटरशिप लिया है, उससे बाद आगे चले आ जाइए। ज़ैदी साहब ये बताइए ना, फिर देश हित के नाम पर डिक्टेटरशिप नजर आ रही है, फासिज्म नजर आ रहा है। हाँ। यहाँ पर सिर्फ फासिज्म नजर आ रहा है। हर चीज को देश हित से जोड़ दीजिए। हाँ। देश की मूल भावना को खत्म कर दीजिए, देश का प्रजातंत्र खत्म कर दीजिए। इनका सिर्फ मकसद ये है, हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। मसला यह है कि संविधान बचे कैसे, प्रजातंत्र बचे कैसे। और प्रजातंत्र को बचाने के लिए ये कहते हैं कि साहब लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं। हाँ। भाई वहां आचार संहिता कैसे होती है? हाँ। ग्राम पंचायत में आचार संहिता है क्या काम? ठीक है, उसमें बात ठीक है। मीम अफजल साहब जो सवाल ज़ैदी साहब भी उठा रहे हैं और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि पिछले 70 साल में जो हमने डेमोक्रेटिक कल्चर डेवलप किया है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। एक सवाल ये खड़ा हो रहा है, दूसरा सवाल ये कि क्या 2 पार्टी सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं क्या हम, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक तरह से रजामंदी दे रही है इस आइडिया में? देखिए, नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि इस देश में 2 पार्टी सिस्टम हो। और ये 2 पार्टी, देखिए जो डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट्स होते हैं और ये डेवलपमेंट के नतीजे में आज आप देखते हैं कि चुनाव इस तरह से हो रहा है। शुरू में तो साथ ही साथ होते थे, लेकिन आगे चलकर कि जैसे जैसे हालात होते गए, सरकारें गिरती गई या पहले गिर गई, तो उसके मुताबिक चुनाव होने लगे। मैं एक बात अभी जो हमारे भाटी साहब ने कहा, जाहिर है कि मैं ये बात कहता तो बड़ा कम्युनल सा बयान होता मेरी तरफ से, क्योंकि मेरा नाम कुछ और है और भाटी साहब का नाम कुछ और है, लेकिन उन्होंने बड़े पते की बात कही है और नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रॉ किया है, अगर मैं उसको ड्रॉ करता तो आप भी शायद तो शायद आप भी लोग सोचने लगते हैं, देश में बहुत लोग सोचने लगते हैं कि भाई मीम अफजल बड़ी कम्युनल बात कर रहे हैं। देखिए, बुनियादी बात यही है कि आप ये खर्च की जो बात कर रहे हैं, मेरे पास एक और तर्क है खर्च को कम करने का। अरे भाई, देश के अंदर एक आदमी का राज कर दो, एक बादशाहत कायम कर दो, खर्च ही खर्च कम हो जाएगा सारा, ना इलेक्शन होगा ना कोई खर्च होगा और एक ही आदमी की हुकूमत चलेगी। डिक्टेटरशिप कर दीजिए, कोई खर्चा ही नहीं है, पूरा इलेक्शन का खर्चा ना, लोगों का खर्चा ना, सरकार का खर्चा, फ्री के अंदर हुकूमत चलेगी, बस एक डिक्टेटर चला रहेगा, जैसे बहुत से देशों में चला रहे हैं आज भी डिक्टेटर। तो ये बुनियादी तौर पर बात सही है इनकी, हमारे जो ज़ैदी साहब ने जो बात कही कि डेमोक्रेसी में ये सब बातें करना या ये हवाला देना कि इससे पैसे की बचत हो जाएगी, ये बहुत सारे दूसरे भी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और वो उसमें पॉजिटिविटी वहां भी नजर आती है, लेकिन ये पॉजिटिविटी की तरफ जो कदम है। एक बात बताइए मुझे कि पार्लियामेंट में कहा गया, वहां पर ये फैसला हुआ कि 2024 में इसको लागू करेंगे। मोदी सरकार को क्या जरूरत है, अभी से पैसा दे दिया आपने और कह दिया कि साहब आप बना लीजिए, तमाम मशीनें भी खरीद लिए, तमाम चीजें, जिस चीज का इत्तलाह अच्छी बात है ना 2024 में होने वाला है, कर रहा था, उसके लिए आज आप मशीनों के लिए तैयारी कर देंगे और दूसरी जरूरतों के लिए तो वो पैसा मुहैया करा दिया गया। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। वीवीपैट मशीनों की बात तो लगातार हो रही थी और पूरा ऑपोजिशन ये कह रहा था कि ये होना कराया गया है, तो क्या 5 या 6 साल मैं ये पूछ रहा हूं 7 साल के बाद उन मशीनों की वही हैसियत रहेगी जो आज खरीदी जाएंगी या जिसकी तैयारी 2019 में कर ली जाएगी? इसके पीछे आपको उनकी मंशा में गड़बड़ नजर नहीं आती क्या? आपको उनकी नियत पर शुबा नहीं होता है? तो उनकी नियत पर जो लोग, निखिल मंडल साहब आपका जवाब देना चाह रहे थे। निखिल मंडल साहब हाथ उठा रहे हैं शुबा करने की। जी निखिल मंडल साहब मंशा पर शक जाहिर कर रहे हैं मीम अफजल साहब। निखिल जी ने एक बात और कही, निखिल जी ने भी बड़ी, मैं एक बात और कह दूं,
निखिल जी ने एक बोल बात दीजिए। कही और उन्होंने ये कहा हाँ। कि देश हित में और सरकार हित में ये काम होगा, कहा उन्होंने अभी। जी तो जो लोग शुभा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। निखिल, छोटा सा एक जवाब। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, 40 लाख जो ईवीएम मशीन की बात है उसमें सिर्फ 14 सॉरी, लाख निखिल 14 मंडल लाख जी ही ने नए ईवीएम हमारे मशीन की मालवीय बात जी ने है। कहा था, आई एम सॉरी। पहली बात नहीं, पहली बात कि 40 लाख में 14 लाख से न्यू ईवीएम मशीन की खरीदारी की बात है। और दूसरी बात सिर्फ पैसे की खर्च की बात नहीं है। अगर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की भी बात करें तो अगर पिछले चुनाव के अगर हिसाब से देखें तो 1,77,000 कंपनीज और मोबाइल कंपनीज की बात करें सिक्योरिटी फोर्स के तो वो 1400 थे, तो उसमें भी 49% की गिरावट है। यानी कि इतने इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएंगे। जो टीचर्स, जो बैंक कर्मी या अलग अलग ऑफिसर्स जो इलेक्शन में ड्यूटी देने लगते हैं और बच्चों की पढ़ाई वहां रुक जाती है। बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसमें आप अच्छाई निकाल सकते हैं। सिर्फ अगर पॉलिटिकल ही अगर चीजें उठाएंगे तो निश्चित रूप से ये कभी नहीं सक्सेस होगा। लेकिन मुझे लगता है अगर इसके हित की पॉजिटिव चीज निकालें तो ज्यादा है और नेगेटिव कम है। फ्लॉज हैं, सबको मिलकर बैठ के काम करना होगा और सबको तभी ये होगा। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी या जेडीयू कोई एक पार्टी आगे आएगी और ये हो जाएगा। ये तभी होगा जब सारे पार्टी आगे आएगी, राज्यसभा लोकसभा से पास होगा, सारी पार्टी बदलाव होगा। चांद गोयल साहब, क्या लगता है आपको, प्रिंसिपली सारे लोग अग्री हो सकते हैं इस पर? और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो क्या यह संभव है? चुनाव आयोग जिस तरह से भरोसा दिला रहा है भाई कि हम सितंबर अगले साल तक तैयार हो जाएंगे, तो अब सरकार को आगे बढ़ जाना चाहिए क्या इस पर? अमित, मैं आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट इलेक्शन को जितने भी हैं अपने, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप कायदे में आप तरदूत करिए, आप कायदे में मॉडिफिकेशन करिए और करना चाहिए आपको, क्योंकि अपने हम आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको नहीं मालूम कि कितनी परेशानियां होती हैं। हर साल हर 2, 4, 6 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन, ये इलेक्शन वो इलेक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट, कोई सब काम बंद हो जाते हैं। वहां की पब्लिक कितनी परेशान होती है, इसको अपने को सोचना चाहिए। बाकी तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है कि उनका क्या कंसेंसस है, कितना सोचते हैं, क्या विचार है। पर मेरे हिसाब से एज ए पब्लिक मैन, चुनाव के दौरान जो कार्य बंद होते हैं, बहस उस पर होनी चाहिए कि पूरे राज्य में, पूरे देश में चुनाव एक साथ हो। एमसीडी, ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक बात उस पर होनी चाहिए। बात इस पे होनी चाहिए ना कि कार्य जो बाधित होते हैं आचार मेरे हिसाब से सारे चुनाव एक दफे वो कैसे हो, लेकिन 5 साल के लिए हो जाने चाहिए। आपको पॉलिटिकल पार्टीज को जितनी रोटी सेकनी है, जितना आपको पॉलिटिक्स करनी है, आप करिए। 5 साल के लिए पब्लिक को परेशान मत करिए। हम रोटी नहीं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन आपको जो करना है वो करेंगे। बंद हो जाता है। आप जो केंद्र सरकार के इलेक्शन कमीशन है, स्वतंत्र विचार रखते हैं, आप वो रखिए। आप मोदी के उसके हिसाब से बात मत कीजिए। आपको पता है संविधान पूरे हिंदुस्तान ने नहीं बनाया, संविधान 5 साल सभा ने बनाया। आप और उसने सोच समझ के बनाया। एक दफे हमारे एमपी का इलेक्शन हुआ, विचार एक दफे एमएलए का हुआ, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो गया, ग्राम पंचायत का हो गया। अरे सारे इलेक्शन पूरे 5 साल तक इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट लगा इस तरह का जोगा और परेशान करते हैं पब्लिक को। बहुत मुश्किल नहीं आए। कोड ऑफ कंडक्ट बहुत है ऐसे जो और उसके अलावा पूरी मशीनरी, सारी समाप्त मशीनरी इलेक्शन कमीशन के आप कंट्रोल में रह के और कोई आपका काम ज्ञान मत नहीं। करिए। अमित मालवीय साहब, इलेक्शन ठीक है, करिए। ठीक है इसके सर, अलावा वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। चांद गोयल साहब, एक मिनट, हमें विकास चाहिए। सर, अमित मालवीय साहब, लेफ्ट पार्टियों का रुख इसको लेकर बहुत सख्त है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये फासिज्म की याद दिला रहा है ये फैसला, और ये अगर होगा तो बहुत गलत हो जाएगा, लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा होगा। मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं आखिर में, लास्ट कमेंट आपसे, कि अब इलेक्शन कमीशन तो तैयार है सितंबर 2018 में, तो अब क्या माना जाए कि अगला जो लोकसभा चुनाव होगा उसके साथ साथ होंगे विधानसभा चुनाव? इसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? मैंने आपके जो अन्य प्रवक्ता हैं उन्होंने जो कहा कि भाई डेमोक्रेसी का गला मत घोटिए, ये डिक्टेटरशिप है, फासिज्म है, ये तमाम तरीके के पॉलिटिकल शब्द उन्होंने यूज किए।
मैं पूछना चाहता हूं खासतौर कांग्रेस के प्रवक्ता से, क्या जवाहरलाल नेहरू फासिस्ट थे? क्या वो डिक्टेटर थे? क्योंकि उनके पूरे प्रधानमंत्री काल में साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए। अगर वो जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऐसी धारणा रखते हैं तो देश को बताएं। दूसरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए, बोलिए मत अभी। दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि देखिए, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि हम चाहते हैं कि सिर्फ 2 पार्टियां रहें और सिर्फ बाकी पार्टियां गायब हो जाएं। उन्होंने तमाम तरह की और चीजें कही, धर्म को भी ले आए, फला ले आए। सो तब जो क्या कहते हैं हेट मॉन्गरिंग और डर का माहौल फैलाने का काम है वो उन्होंने किया। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या आज हमारे देश में बाइपोलैरिटी नहीं है? क्या एनडीए और यूपीए के 2 घटक नहीं है? क्या सभी दल अपनी विचारधारा के हिसाब से इन 2 घटकों में नहीं है? तो ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने से ये चीजें कैसे बदल जाएंगी? आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस को अगर पैसा बनाने का एक जरिया समझते हैं और चाहते हैं कि आप तमाम तरह की चीजें करें और सरकार का और देश का और जनता का समय और पैसा दोनों व्यर्थ करें, तो आप इस तरह की बात कहेंगे। अगर आपके मन में देश हित, जनता का हित है, तो आप एक बार सब साथ खड़े होके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। बाकी जो तमाम चीजें हैं इस चर्चा में रखी गई हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं वो तय करेंगे। लेकिन शब्दावली को पॉलिटिकल बना दें और तमाम ऐसी चीजें कहें जिसका कोई औचित्य ना हो, तो वो इस डिबेट को आगे ले जाने पे नकारात्मक कार्य करेगी। ठीक है अमित मालवीय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मीम अफजल साहब, नहीं जैदी साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती तंत्र की सुरक्षा के लिए। ये कोई लॉजिक नहीं है कि लोकसभा विधानसभा एक साथ की जाए। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली। लेकिन कुल मिलाकर सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से अमित मालवीय साहब ने भी अपना रुख बहुत साफ किया। हालांकि खुलकर वो ये बात अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी इस पर मंथन चिंतन चल रहा है। लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ होने चाहिए। अब ये कब होगा ये जल्दी हमें पता चल जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। मंडे को एक नई डिबेट, नए टॉपिक पर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी उर्दू।